तरह से जो है सस्पेंड कर दिया गया और किस किस तरह से पहले जेपीसी से इसको पास किया गया, फिर जाके पार्लियामेंट में लेके गए और उसके बाद पार्लियामेंट में इसको लेके बहुत जोर शोर बहस हुआ। लोकसभा में भी रात के 2 बजे तक बहस हुआ, राज्यसभा में भी इसी तरह बहुत जोर शोर से बहस हुआ। हम शुक्रगुजार हैं जितने भी एमपीज हैं अपोजिशन पे, जिस तरह से उन लोगों ने अपनी बातें रखी। उस सिलसिले में आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल किया है और आप लोगों को अपनी बात करना चाहते हैं कि ऑल इंडिया महिला काउंसिल नगरी बंगाल इस बारे में क्या सोचती है, हमारा आगे का लहाए अमल क्या होगा। इस सिलसिले में हमारे बीच ऑल इंडिया महिला काउंसिल नगरी बंगाल के वाइस प्रेसिडेंट जनाब कारी शफीक कासमी साहब हमारे बीच मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट मौलाना जियाउद्दीन कासमी साहब मौजूद हैं, हमारे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी जनाब गुलाम मोहम्मद साहब मौजूद हैं, मेरे बगल में जनरल सेक्रेटरी जनाब शहीद आलम साहब मौजूद हैं, मेरे बगल में मोहतरमा एडवोकेट मुस्लिमा खातून मौजूद हैं, हमारे पीछे साजिदुर रहमान साहब मौजूद हैं, यूथ विंग के जो है वो मेंबर हैं, फैसल साहब खजरार हैं, ऑल इंडिया महिला काउंसिल नगरी बंगाल के, डब्ल्यू भाई वाइस प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया महिला काउंसिल कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के, मैं मोहम्मद राफिज सिद्दीकी कोलकाता डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। मैं इससे पहले क्योंकि आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूंगा जनाब शहीद आलम साहब सेक्रेटरी ऑल इंडिया महिला काउंसिल नगरी बंगाल से जो अपनी बात रखें। और इंडिया महिला काउंसिल ऑलरेडी जैसा कि बताया गया इस बात को रिपीट नहीं करते हुए हम लोग जो है परसों 2 दिन पहले जो है हम लोग ऑनलाइन मीटिंग हुआ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के कार्य इलियास रसूल साहब से 4 और एमपी थे जेपीसी के, उसमें लाहे अमल ठीक किया गया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में। और मिली काउंसिल का भी कल परसों मीटिंग हुई कि हम लोग जो है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो भी फैसला हुआ है उस पर हम लोग उतरेंगे और हम लोग जमीन में काम करेंगे। जो है बहुत काम का बहुत ही पुरअमन तरीके से और बहुत ही सलाह देते कि जैसे ही प्रेसिडेंट का साइन हुआ हम लोग का रिट पिटीशन ऑलरेडी दाखिल हो चुका है, लेकिन हम लोग सीएए और एनआरसी में भी जो देखा गया कल मीटिंग में भी बात हुई कि 4 साल से अब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर हियरिंग पे नहीं आया। लेकिन इस पे जमीनी सतह पर जिस तरीके से हम लोगों का एक प्लान है जो ऑल इंडिया लेवल में चल रहा है कि जहां जहां इंडिया रूल स्टेट है और जहां जहां मुस्लिम वहां पर है वहां पर हम लोग जमीनी सतह पर उतरेंगे, बड़ा मजमा किया जाएगा, जज्बात में नहीं लाया जाएगा। और जो जैसे नीतीश कुमार और ये इस एरिया में जहां जहां मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जहां मुस्लिम वोट रहता है उस जगह पर प्रोग्राम किया जाएगा, उस जगह पर धरना दिया जाएगा। ये धरना कंटिन्यू चलता रहेगा। और जो इंडिया रूल्ड स्टेट है जैसे कर्नाटका ने और तेलंगाना ने सबसे पहले असेंबली में उसको रिजेक्ट किया कि हम अपील अगर पास भी हो जाएगा सेंटर से तो हम इसको नहीं मानेंगे। इस तरीके से जो भी स्टेट है, कल अभी अगला हफ्ता झारखंड में कुछ चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के लिए टाइम मांगा गया, मिनिस्टर लोग से बात हुआ, यहाँ से भी हम लोग शफीक साहब भी जाएंगे और कुछ लोग जाएंगे वहाँ पर एक डेलीगेशन कहकर में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मिली काउंसिल वहाँ के चीफ मिनिस्टर से मिलेगा। यहाँ पर भी चीफ मिनिस्टर को ये बोला गया, हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम किया था और फिर साहब के हाथ में शफीक साहब ने कागज भी दिया था कि जिस तरीके से तेलंगाना ने इसको किया हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि 50 दोनों हाथ से मुसलमानों ने ममता दीदी को वोट दिया है। इसलिए अभी इस सिलसिले में इनसे बात पर्सनली ये भी हुआ है, हम लोग चिट्ठी भी दिया है, सिद्दीकुल्ला साहब से भी बातचीत हुई है, उनका भी 10 तारीख को जलसा इसीलिए हम लोग हर पूरे बंगाल के हर कोना डिस्ट्रिक्ट में बोला गया है कि लोग आए और उसको जमा करें वो इसमें। तो अब ये हम लोग का स्ट्रेटेजी है और हम लोग इस पर जो है पूरे तरीके से जो भी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अध्यक्ष फैसला करेगा उसको हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। अब इसको जरूर करते बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब जियाउद्दीन कासमी साहब से अपनी बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर पर 3 चीजों को सामने रखकर बुलाया गया है और उन 3 चीजों के साथ कुछ ज़ेली चीजें भी हैं जो हमारे साथी आपके सामने तफसील से रखेंगे। जो 3 चीजें जिस पर हमें फोकस करना है
उनमें से एक तो ये है कि 232 MPs इंडिया के उन्होंने वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल 2025 के सिलसिले में हमारा साथ दिया, उन्होंने हमारी हिमायत की और वक़्फ़ बिल को रिजेक्ट करने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर हमारी हिमायत में वोट डाला, मरकज़ी हुकूमत के अमेंडमेंट बिल के खिलाफ वोट डाला 232 MPs ने। हम सबसे पहले उन तमाम MPs बरादर्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और दिल से उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत हिम्मत का काम किया और तकरीबन 45% MPs ने इस बिल के खिलाफ वोट डाला और 55% मरकज़ी हुकूमत की तरफ से वोट डाले गए। तो इस एतबार से तकरीबन आधा हिंदुस्तान इस बिल के खिलाफ है और तकरीबन आधे हिंदुस्तान के लोग और नागरिक वो हमारे साथ हैं, हमारी हिमायत में खड़े हैं। और कुछ लोग जो भटक कर उधर चले गए हैं वो भी कुछ दिनों के बाद उम्मीद है कि वो अपने वोट डालने पर मायूस होंगे और बैक करेंगे वो अपने ख्यालात से। तो पहला फोकस तो हमारा ये था कि हम शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम MPs भाइयों का और उसमें खास तौर पर हमारे मगरबी बंगाल के अंदर रियासत मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की क़यादत में जो तृणमूल कांग्रेस है उनके MPs ने भी वो 232 के अंदर शामिल हैं, उन्होंने भी हमारी हिमायत की। हम इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और इन 232 MPs के अंदर बात वो MPs भी हैं कि जिन्होंने पार्लियामेंट को हिला दिया हमारी हिमायत में और उन्होंने ऐसी हिम्मत का मुजाहिरा किया कि हम उनको फूलों का गुलदस्ता पेश करने का हमारा जी चाहता है और कभी मौका मिला तो हम जरूर फूलों का गुलदस्ता उनको पेश करेंगे। तो ये तो हमारा पहला मुद्दा है जिसको फोकस करना था आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और दूसरी बात ये थी कि 10 अप्रैल को 10 बजे दिन से 2 बजे दिन तक एक बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ रखा गया है रामलीला मैदान में, जो मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब की क़यादत में रखा गया है और उनके तरफ से पुकार लगाई गई है। और हम पूरे मगरबी बंगाल के तमाम ऑर्गेनाइजेशन और मैं खुद जो ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड की तरफ से भी नुमाइंदगी कर रहा हूं और मैं कलकत्ता की एक मशहूर तंजीम जो उलमा और अइम्मा की है तहफ़्फ़ुज़ शरीयत अल हिंद, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, मैं उसकी तरफ से भी नुमाइंदगी करते हुए इस बात का पुरजोर ऐलान करता हूँ कि मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब की क़यादत में हम आने वाले दिन में यानी 10 तारीख को 10 अप्रैल को होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे की भरपूर और दिल से हिमायत करते हैं और हम सब उसमें बनफ़्से नफीस शरीक होंगे और इस प्रोग्राम को कामयाब करने की भरपूर कोशिश अपनी जानिब से करेंगे और मगरबी बंगाल के तमाम ऑर्गेनाइजेशन से अपने अपने बैनर तले और अपने अपने स्लोगन के साथ वहां ज्यादा तादाद में पहुंचने की मैं गुजारिश करता हूं। तो मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब की 10 तारीख वाली एहतजाजी मुजाहिरे की हम पूरी हिमायत करते हैं और ज्यादा से ज्यादा शिरकत का हम अज़म दोहराते हैं। ये 2 बातें हुई। और तीसरी बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के क़यादत में पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑर्गेनाइज्ड वे में हम सारे भारतीय नागरिक वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ पुरअमन मुजाहिरा करेंगे, कानून के दायरे में रहकर मुजाहिरा करेंगे कि हमारी हरदिल अजीज मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की जानिब से जिस तरह से तेलंगाना के अंदर असेंबली में बिल पास करके और वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ये तजवीज दिया गया कि अगर वक़्फ़ बिल पास भी हो गया तो हमारे तेलंगाना में उस पर अमल नहीं किया जाएगा,
उसको नाफिज नहीं किया जाएगा। अमरुद्दीन आ जाओ। और जिस तरह से कर्नाटका के अंदर असेंबली के अंदर बिल पास करके ये तजवीज दिया गया कि अगर ये बिल पास हो गया तो कर्नाटका के अंदर भी उसको नाफिजुल अमल नहीं किया जाएगा और उसको नाफिज नहीं किया जाएगा। वैसे ही हम तृणमूल कांग्रेस से इस बात की उम्मीद रखते हैं कि जब इतना हिम्मत आपने किया है कि हमारी हिमायत की है, हमारा साथ दिया है, तो आप असेंबली में एक बिल लाकर तजवीज पास कर दें। जिस तरह से तेलंगाना में बिल पास किया गया और जिस तरह से कर्नाटका के अंदर बिल पास किया गया तजवीज लाकर, उसी तरह बंगाल की असेंबली में भी एक बिल लाकर तजवीज पास कर दिया जाए। और तमिलनाडु भी इसमें है जिसने अपने असेंबली के अंदर बिल पास करके इस तजवीज को लाया। तो हम ये गुजारिश और शुक्रिया अदा करते हैं अपने तमाम 32 एमपीज का, 232 एमपीज का, कि उन्होंने जो है हमारी हिमायत में वोट डाला और हमारी हिमायत में नहीं बल्कि डेमोक्रेसी की हिमायत में वोट डाला और संविधान को जिंदा किया, संविधान को मजबूत किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ताकत बख्शा। क्योंकि ये जो अमेंडमेंट बिल है ना, जब आप इसको पढ़ेंगे तफसील के साथ, गहराई के साथ, तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी जो इंडियन संविधान के खिलाफ जाता है। तमाम बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने इस बात को माना है और इस बात को तस्लीम किया है। इसलिए आप सबसे हम गुजारिश करते हैं कि इन 3 बातों को हमारे बिरादरान वतन को पहुंचाएं। और जिस तरह से तकरीबन 50% एमपीज ने हमारा साथ दिया और पार्लियामेंट के अंदर हमारे हिमायत में वोट डाला, इसे हार नहीं कहते, इसे तकरीबन जीत कहते हैं। जीतने वालों ने तो बड़े नंबर के साथ और बड़े मार्क्स के साथ नहीं जीता, खेला भी वोट है। खेला जो हुआ वो तो अलग है। सिर्फ 55% उन्होंने वोट हासिल किया, 45% तो हमारे पास वोट था और हमारी हिमायत में वोट डाला गया। इसलिए अपने उन मेंबरों पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। बंगाल के सदर कारी फजल रहमान साहब भी तशरीफ फरमा है। इससे पहले कि मैं उनको माइक दूं, मैं गुजारिश करता हूँ ऑल इंडिया मिली काउंसिल नवी बंगाल के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी जनाब गुलाम मोहम्मद साहब से कि वो अपनी बात रखें। जैसा कि आपको मालूम है 2014 से लेकर अब तक मौजूदा गवर्नमेंट ने किस तरह से अक़लियतों को परेशान करने का हरबा इस्तेमाल किया है और ये दिखाना चाहती है कि हम जिस तरह से राज्यसभा में और लोकसभा में हमारी मेजॉरिटी है, हम जो चाहे कर सकते हैं। तो इनको बता देने की जरूरत है कि राज्यसभा लोकसभा में तो आपकी मेजॉरिटी जरूर है, लेकिन सड़क पर भी हमारी मेजॉरिटी है। हम पुरअमन तरीके से आपकी बात को रद्द करेंगे और आवाम को बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर आप हमारे साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। कौन सा ऐसा मसला मुसलमानों का नहीं है जो इनको नहीं छेड़ा है और उस पर हमारी समझ ले कि परेशानी का बास नहीं बना है। तो हम यही कहेंगे। और जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अभी जैसे हमारे जवाबदीन साहब और हमारे राफी साहब ने कहा कि हम एक मजबूत क़यादत के तले अपना काम शुरू कर रहे हैं और वो क़यादत ऐसी है जिस पर कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का इत्तेहाद और इत्तेफाक है। और हम भी मुस्लिम पर्सन मिली काउंसिल के जानिब से जो भी वहाँ से हुक्म नाफिज होगा, इंशाअल्लाह हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे और हर वो काम करेंगे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमसे या मिली काउंसिल से चाहेगी। यही कहकर अपनी बात ফার্স্ট অফ অল আমি থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি আমাদের 232 জন এমপিকে এবং আমাদের যারা আমাদের রাজ্যে তৃণমূল থেকে যারা আমাদের সাপোর্ট করেছেন তাদেরও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমি সাপোর্ট করছি যেটা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর যে র্যালি আমাদের 10 তারিখে হয়েছে সেটাকে আমরা পূর্ণ সমর্থন করছি এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে সব সম্প্রদায়ের মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছি যে প্রত্যেককে আমাদের সাপোর্ট করুন এবং মুসলিমদের একটা বিশাল ষড়যন্ত্রের মধ্যে ফেলে এই বিলকে পাস করানো হয়েছে, আমাদের সঙ্গে খেলা করা হয়েছে। আমাদের বিভিন্ন
আমাদের মুসলিমদের ইমোশনাল এখানে বিভিন্ন রকম ভাবে জড়িয়ে আছে, যেখানে আমাদের কবরস্থানের উপরে আঘাত করা হবে, যেখানে আমাদের মাদ্রাসার উপরে আঘাত করা হবে, যেখানে আমাদের মসজিদের উপরে আঘাত করা হবে, সেইখানে আমি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রিকোয়েস্ট করছি, আমাদের রাজ্যের তরফ থেকে আমি একজন মহিলা হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীকে, অনারেবল চিফ মিনিস্টারকে আমি রিকোয়েস্ট করছি যে উনি আমাদের এই সমর্থনে অন্তত উনি ওনার এমপিদের নিয়ে একটা আমাদের হাইকোর্টে ইমিডিয়েট উনি একটা রিট করুন। সুপ্রিম কোর্টে তো উনি করবেনই, উনি ওনার রাজ্যসভা ওনার বিধানসভার মধ্যে উনি এটাকে রিজেক্ট করার পরিকল্পনা করুন এবং ইমিডিয়েট এটার একটা অ্যাকশন যাতে হয়। রাজ্য সরকার জানুক আমরা সমস্ত মুসলিম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছাড়া কাউকে চিন্তাই করিনি। আমরা সবাই মিলে সব সময় সমস্ত মুসলমান জাতি সবাই যত আমাদের রাজ্যের সমস্ত মুসলিমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিভিন্ন রকম ভাবে সাপোর্ট করেছি, অন্ধের মতো বিশ্বাস করেছি। সেই বিশ্বাসের দাম দেওয়ার সুযোগ আমার মনে হয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসে গেছে। তো সেইটাকে আমি রিকোয়েস্ট করছি উনি ইমিডিয়েট এটার উপরে অ্যাকশন নিন। আজকে যেমন আমাদের সঙ্গে যে খেলা করে শুধুমাত্র বিল নয়, আজকে যে মেডিসিন গুলোর উপরে দাম বাড়ানো হয়েছে সেই মেডিসিন গুলোর উপরে আমি 3টে মেডিসিনের উপরে বলছি, যেটা একটা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কমন ফ্যাক্টর, যেটা হচ্ছে গ্যাসের সমস্যা, হার্ট অ্যাটাকের সমস্যা এবং যেসব ওষুধের দাম বাড়ানো হয়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় ডেলি যা লাগে মেডিসিন গুলো, সেগুলো অনলি ফর শুধু মুসলিমরা মেডিসিন খাবে না, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মানুষ ওষুধ খাবেন এবং সেগুলোকে নিয়ে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর র্যালিতে তুলে ধরার জন্য সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীকে আমি পার্সোনালি রিকোয়েস্ট করছি। এবং আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের 232 জন এমপিকে যারা আমাদের সাপোর্ট করেছেন এবং আমাদের এটাকে খুব স্ট্রং ভাবে বিরোধিতা করতে হবে। এবং আমরা জানি ভারত যখন আমাদের স্বাধীনতা লাভ করতে পেরেছি, ইংরেজদের যখন আমরা দেশ থেকে তাড়াতে পেরেছি, মোদির এই ষড়যন্ত্রকে আমরা ফেল করার মতো তাকাত রাখি এবং আমরা যদি সেই স্ট্রং ভাবে এর বিরোধিতা করি, আশা করি আমরা এই বিরোধিতায় সাফল্যমণ্ডিত হব। এই বলে আমি আমার ছোট্ট বক্তব্য শেষ করছি। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं गुजारिश करूंगा ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल मगरबी बंगाल के वाइस प्रेसिडेंट कारी शफीक कासमी साहब से जो अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और शुक्र है कि आज आप लोगों के जरिए ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल अपने जज्बात और एहसासात को कौम तक पहुंचाना चाहती है और मैं उन तमाम 232 मेंबर पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ वोट दिया और उन तमाम पार्टी के लोगों का जिन्होंने वोट दिया है और उनके जो जिम्मेदार हैं सरबराह तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ वोट दिया है। अफसोस ये है कि जब 2024 में लोकसभा इलेक्शन आवाम ने जिस पार्टी को रिजेक्ट कर दिया था, वो जब तो जोड़ करके अपने आप को मजबूत किया और जब पार्लियामेंट में पहुंचे कि मैं 10 तारीख को ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एहतजाज का नारा दिया है, हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं और मैं ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल मगरबी बंगाल का नायब सदर भी हूँ और ऑल इंडिया इमाम मुअज्जिन सोशल एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का सदर भी हूँ। मैं बहैसियत ऑल इंडिया इमाम मुअज्जिन सोशल एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर की हैसियत से पूरे पश्चिम बंगाल के लोग और पूरे पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इंशाअल्लाह ऐसी तहरीक चलेगी जो हमारे साथ हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, सब मिलकर के सबको तकलीफ है। ये चंद लोग ऐसे हैं
जो देश के माहौल को खराब कर रहे हैं, वरना सब चाहते हैं कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को रद्द किया जाए। ये इंसानियत के खिलाफ है। एक खास कम्युनिटी को कमजोर करने, उसको बर्बाद करने की ये नापाक साजिश है। और इस बिल को जो पास किया गया है, हम सख्त लफ्जों में इसकी मजम्मत करते हैं और इसे रद्द करते हैं। जिस तरह तारीख में हमारे बुजुर्गों ने बहुत से बिल को फाड़ा था, आज हम लोग ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को भी फाड़ते हैं और रोकते हैं। हमारे लिए 2013 का जो वक्फ कानून था वो काफी है, उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाए, उसको एज इट इज रहने दिया जाए। दूसरी चीज यह, तीसरी चीज यह है कि हम ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल और हम हिंदुस्तानी इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी केस करेंगे। और तीसरी चौथी सबसे अहम बात यह है कि हमारे चीफ मिनिस्टर मोहतरमा ममता बनर्जी से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल के आवाम की तरफ से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आप वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ असेंबली में कानून पास करें कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 अगर नाफिज भी हो गया, जब भी हम मगरबी बंगाल में उसको नाफिज नहीं होने देंगे, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। जिस तरह तमिलनाडु ने किया है, तेलंगाना ने किया है, कर्नाटका ने किया है, और हम लोग और भी स्टेट के जिम्मेदारों से, चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे। झारखंड ने भी इसके लिए किया है। इसी के साथ पूरे हिंदुस्तान की तमाम पार्टियों से यह अपील करते हैं कि आप जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं, आप जुल्म के खिलाफ मूवमेंट शुरू करें। अगर आप लोग इसमें किसी तरह से कोताही करते हैं तो भारत की तारीख आपको माफ नहीं करेगी, आने वाली नस्ल आपको माफ करेगी। यह सिर्फ मुसलमान का मसला नहीं है, यह हिंदुस्तानियों का मसला है, और इसके बाद क्रिश्चियन का मसला है, सिख भाइयों का मसला है, जो यहूदियों का मसला है, तमाम लोगों का मसला है। अरे हमारा देश एक सेकुलर मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, और सबको अपने अपने धर्म पर आजादी से अमल करने का हक दिया है। लिहाजा हमारे धार्मिक मसले पर किसी तरह का दखल अंदाजी न किया जाए। हमारे ही धर्म के अंदर नहीं, बल्कि पूरे भारत में किसी भी धर्म वालों के धर्म के अंदर कोई भी सियासी पार्टी मुदाखलत न करे। ये हम पूरे पार्टी से के जिम्मेदारों से अपील करते हैं कि इसके लिए आप लोग मूवमेंट शुरू करें, और इंशाअल्लाह हम लोग साथ होंगे। पहले भी हम लोगों ने देश की खातिर कुर्बानी दी है, हमारे बुजुर्गों ने, और फिर हमारे बुजुर्गों ने आवाज दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आवाज दिया है, उनकी क़यादत में पूरे हिंदुस्तान की तमाम तंजीमें मिल करके उनकी लीडरशिप में हम लोग एहतजाज करेंगे और पुरअमन एहतजाज करेंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आप लोगों के ताउन से और आवाम के ताउन से इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब भी होंगे इंशाअल्लाह। आप लोग जानते हैं, और जिस तरह से एमपी संजय सिंह साहब ने ये बात रखी है कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। आज इन्होंने मुसलमानों के वक्फ बोर्ड पे हमला किया है, वक्फ की जमीनों पे, वक्फ की संपत्तियों पे हमला किया है। कल ईसाइयों केस में करेंगे, फिर सिख केस में करेंगे, फिर और भी कहीं जब नहीं मिलेगा तो हिंदुओं के संपत्तियों पर भी ये हमला करेंगे। अब हमारे बीच सदर मोहतरम जनाब कारी फजलुर रहमान साहब हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी बात रखिए। ये एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए। पार्लियामेंट और राज्यसभा दोनों जगह से उसको जबरदस्ती एक तरह से कहा जाएगा कि पास करा लिया गया।
और 232 MP, मैं भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उसमें वोट नहीं दिया और उन्होंने उसकी मुखालफत की। ये बिल ही है कि इसकी मुखालफत की जाए। हर अक्लमंद, सही दिमाग रखने वाला, सोच फिक्र रखने वाला इंसान जरूर इसकी मुखालफत करेगा, क्योंकि किसी की संपत्ति, किसी की बाप दादा की दी हुई चीज को हड़पने की कोशिश करना, ये एक बहुत बड़ी बेदयानती की बात है, बददियानती है। ये हुकूमत की नीयत इस सिलसिले में बहुत ही खराब है और वो मुस्लिम इदारों को और उसकी औकाफ को हड़प करना चाहती है। हम ये अपने तौर पर हरगिज़ होने नहीं देंगे और इसके लिए आखिर दम तक एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। मुसलमानों ने ये तय कर लिया है कि अब जो भी हो, अगर उसके लिए हमें सड़कों पे आना पड़े तो हम सड़क पे भी आएंगे। कानूनी तौर पर जिस एहतजाज की जरूरत पड़ेगी, जिस तरह से हम वो एहतजाज करेंगे और इसमें जान देने की भी बारी आएगी। किसानों ने अपने मकसद के लिए 700-800 किसानों ने जान दे दी, तब जाके उनका मसला रुका। तो मुसलमानों में भी जान देने वालों की कमी नहीं है। लोग इसके लिए गोली खा सकते हैं अपने सीनों पर और अपनी जानों को कुर्बान भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मसला उनकी मौत और हयात का है, उनकी जिंदगी का है। कोई भी शख्स अपनी नीयत खराब करके किसी की संपत्ति को हड़प नहीं कर सकता है। हमारी बहुत सारी चीजें उसमें शामिल है, मसाजिद है, मदारिस है, दरगाहें हैं, कब्रिस्तान है और इस तरह की बहुत सारी हमारी जरूरियात की चीजें हैं जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए वक्फ कर रखी है। उसमें एक मसला वक्फ अलल औलाद का भी है। बहुत सारे माँ बाप ने अपने औलादों के लिए भी जगह, जमीन, बिल्डिंग को वक्फ किया है ताकि वो दूसरों के हत्थे न चढ़े और वो बिक्री ना हो, फरोख्त ना हो, बल्कि उनके खानदान में रहे। तो ऐसी भी बहुत सारी जगह जमीनें हैं जिसको वक्फ अलल औलाद कहते हैं। वक्फ की दो किस्म है, एक वक्फ लिल्लाह और एक है वक्फ अलल औलाद। ये दोनों औकाफ में शामिल हैं। तो इस बिल में सबको शामिल किया गया है और सब पर कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश की गई, मगर ये कामयाब नहीं होंगे इंशाअल्लाह और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अवामी तहरीक के आगे किसी की नहीं चलती है। ये दुनिया बार बार देख चुकी है। अमेरिका में भी ये देखा गया, इंग्लैंड में भी देखा गया, यूरोप के बहुत मुल्कों में देखा गया कि जब अवाम का तूफान उठता है तो उसमें ये सारे लोग तिनके की तरह बह जाते हैं। यहाँ भी वही हाल होगा। कोई यहाँ चैन से नहीं बैठेगा उस वक्त तक जब तक इस बिल को रिजेक्ट न कर दिया जाए। जहां तक हमारी चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी साहब का सवाल है, मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि आप अपने तौर पर इस बिल की मुखालिफत में जो भी कर सकती हैं करें, इसलिए कि मुसलमानों का आपके ऊपर अक़लियतों का बड़ा एहसान है। आज आपकी गवर्नमेंट जो चल रही है वो अक़लियतों के बलबूते पे चल रही है। जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, अगर वो आपको वोट नहीं देते तो आप यहाँ हुकूमत नहीं बना सकती थी। लेकिन बहरहाल हुकूमत आपकी यहाँ है और बहुत मजबूत है, बहुत ही मुस्तहकम है। सेकुलर तरीके पर ये गवर्नमेंट यहाँ चल रही है, इसलिए इसका फरीजा बनता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए ये अपने असेंबली में बिल पास कराएं और इसको रिजेक्ट कराएं। ये बड़ा कारनामा होगा हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा का अगर वो ये काम कर लें। जैसा कि और भी सूबों के बारे में आप सुन चुके हैं कि तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटका में उन लोगों ने इसको किया है। हमारी गुजारिश है हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा भी यही करें
और इसको रिजेक्ट करवाने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मसला है मेरे भाइयों, हमारे प्रेस के नुमाइंदों। हिंदुस्तान में अमन और अमान का भी सिलसिला है, लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है। एहतजाज करते हुए हमें लॉ एंड ऑर्डर को बाकी रखना है। किसी तरह की अनारकी या किसी तरह की बदतमीजी पैदा नहीं होने देना है। हमको उस पर निगाह रखनी होगी, क्योंकि बदतमीजी फैलाने वाले इस मौका की ताक में हैं कि लोग बाहर निकले और फिर हम अपना काम करें। तो हमें वो मौका भी उनको नहीं देना है। इंशाअल्लाह हम एहतजाज करेंगे और बहुत पुरअमन तरीके से करेंगे। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम लोग ये पैगाम दे रहे हैं ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की तरफ से कि हमारी क़यादत जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रही है, हम उसके साथ हैं। कंधे से कंधा मिलाकर हम उसके साथ हैं। वहां से जो भी हुक्म आएगा और जो भी करने को कहा जाएगा इंशाअल्लाह हम वो करेंगे और कदम ब कदम हम उनके साथ चलेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मिल्ली काउंसिल के जिम्मेदारान एक मौलाना मुफ्ती साहब ने कहा है कि वक्फ बिल के सिलसिले में उलमा को आगे आना चाहिए, उलमाए दीन को आगे आना चाहिए। और दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट में मामला करना चाहिए। तो इन दोनों तजवीज़ों पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो बात हो गई है। जमीयत उलमा हिंद ने जो सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है, ये उलमाई की तरफ से तो है। हम सब उलमा उसकी तारीफ करते हैं। बिल्कुल मिल्ली काउंसिल भी करे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी जाएगा। अच्छा, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है ऐसा नहीं कि रातों रात पास हुआ है। इससे पहले ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने क्या कदम उठाए थे? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जब पार्लियामेंट में पेश भी नहीं हुआ था, उस वक्त 5 अगस्त को ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 42 मेंबर पार्लियामेंट को बुलाया था और सबसे वादा लिया था कि आप वादा करें कि इस बिल को पास नहीं होने देंगे। और उन लोगों ने जाकर के जब 8 अगस्त को बिल पेश हुआ, फिर वो लोग जाकर के मुखालफत किया। उनके मुखालफत का ही नतीजा था कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। अच्छा, कुछ दानिश्वरों का कहना है कि जो जलसे जुलूस हो रहे होते रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मौसर वो चीज होगा जब मिल्ली काउंसिल के या दूसरे जो तहरीक में शामिल हैं वो घर घर जाकर हर बिल्डिंग जाकर इस तरीके से तहरीक चलाएंगे, उनको मतलब अवेयर कराएंगे, बेदार करेंगे। तो इस सिलसिले में आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे बुजुर्गों का, बड़ों का ऊपर से जैसा वो ऑर्डर आ रहा है, जैसा मशवरा आ रहा है, गाइडलाइन आ रहा है, हम लोग उसके मुताबिक कर रहे हैं। अगर ये आएगा तो इसके मुताबिक भी किया जाएगा काम, ऐसी कोई बात नहीं। जैसा एनआरसी में हम लोगों ने किया था घर घर जाकर बेंगलुरु में कुछ एहतजाज का कुछ प्लानिंग आप लोग तैयार कर रहे हैं? कुछ अभी तो 10 तारीख का ऐलान हुआ है, इंशाल्लाह फिर होगा, ये पूरे मुल्क में होगा इंशाल्लाह। बलियावी साहब के बयान में क्या कहेंगे? उन्होंने क्या बयान दिया नहीं मालूम। उन्होंने क्या बयान दिया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो गाइडलाइन जारी किया उसके मुताबिक हम लोग तमाम हिंदुस्तान के उलमा और अवाम एक साथ मुसलमान माफ करें। देखिए, ये तो सबको सोचना है, सिर्फ मुसलमान को नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को सोचना है कि कौन सी पार्टी मुसलमान देश के लिए, देश के हित में कर रही है, कौन सी पार्टी देश के हित में नहीं काम कर रही है। उसके मुताबिक आवाम खुद फैसला ले लेगी इंशाअल्लाह। लोग टोपी पहनकर अवतार कर रहे हैं, वही लोग धोखा दे रहे हैं। मुसलमान किस पर भरोसा करें? इस मौजूद में मत जाइए, हम इस वक्त तमाम मुसलमान साथ में, अब उसमें कुछ लोग इधर उधर होंगे तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। अच्छा, जो नीतीश कुमार जी के पार्टी में अभी तक लोग जो बने हुए हैं, कुछ लोग मुस्लिम नेता इस्तीफा दिए हैं, जो लोग अभी तक कुछ लोग बने हुए हैं, उनके बारे में क्या आप लोग कहना चाह रहे हैं? उनके अपना ईमानी जज्बा है।
जिन लोगों ने उससे इस्तीफा दिया उसका तो बहुत बहुत हम कहते हैं कि उनका ईमान जिंदा है, जमीर जिंदा है जो उन्होंने छोड़ दिया, और जो अब तक लगे हुए हैं कुर्सी की खातिर वो उनके जमीर का मसला है, उनसे सवाल किया। अभी बिहार का इलेक्शन आने वाला है, उसके लिए कुछ करेंगे आप लोग? जब नीतीश कुमार से मुलाकात किया था तो उन्होंने आप लोगों को ये मतलब वादा किया था कि हम इस बिल के मुखालफत में हैं, उसके बावजूद उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, जैसा जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक हमारे जो बढ़ेगा गाइडलाइन आएगा उसके मुताबिक काम किया जाएगा इंशाल्लाह। हाजिर मीडिया के लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आकर ये इम्पोर्टेंट मैसेज को जो कवर किया है, इसलिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब जब ये वाकया पेश आएगा इंशाल्लाह आप लोग शामिल रहेंगे और भरपूर ताउन करेंगे ताकि ये मैसेज हम लोग अपने स्टेट में और दीगर स्टेट में हम लोग दे सके और ये एहतजाज को हम लोग कायम रखें ताकि सारे हिंदुस्तान के जितने भी गौर फिक्र वाले लोग हैं वो शामिल होकर एकजुट होकर इस बिल का जो है खात्मा करें। इसी के साथ आप लोग का शुक्रिया करते हुए